Welcome to my channel Studies Friends. As we all know that we have been studying class 11th physics chapter 1st titled as physical world, in which we have studied so far fundamental forces in nature. Now it is time today to study नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। आज हम लोग की जो टॉपिक है हमने सिलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए वो है क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड के नाम से जो है उसमें सेक्शन वो आपका है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो आइए शुरू करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ और जानते हैं कि फिजिकल लॉ के नेचर क्या होते हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, यानी हमारा टॉपिक क्या है, हमें करना क्या है, हमें समझना क्या है। एक्चुअली हम फिजिक्स या फिजिकल के जो नेचर्स होते हैं उनको जानने की कोशिश करने जा रहे हैं। सपोज दैट कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है, तो फिर ठीक उसी तरीके से हम ये जानने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जो नेचर है फिजिकल लॉ का वो कैसा होता है, क्या होता है। हम इसके विषय में आइए जानते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। तो हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, जैसा कि हमने कहा कि अगर आप ह्यूमन बीइंग के नेचर की बात करें और एक रिसर्च हुआ था मंकी पे, बंदर पे, उसके नेचर पर, उनके नेचर पे कि उनका नेचर, उनका बिहेव कैसा होता है। तो हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई एक लड़का जो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो तो सब कहते हैं कि हाँ उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और लोग मारने लगते हैं या मारने के लिए दौड़ते हैं या फिर वो मोटिवेट करते हैं कि ये चोरी गलत चीज़ है और उसे मारना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। लेकिन उन्हीं में से जो वो कह रहा था उसमें से अगर वो किसी का फ्रेंड निकल जाए तो फिर वहाँ पे वो बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड टाइम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो वो अपने सिस्टम पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, या ये कहें कि अपने पॉलिसी पे वो कांस्टेंट होते हैं, वो वेरी नहीं करते, वो चेंज नहीं करते। अगर उनका दोस्त भी पकड़ा जाए तब भी वो कहेंगे कि हाँ जो पनिशमेंट होता है वो पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए क्योंकि उसने चोरी की। वही केस यहाँ पे है। यहाँ पे दो केसेस आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती विथ टाइम, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ या कंडीशन के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं। वो फर्स्ट नेचर ह्यूमन बीइंग का फिजिकल लॉ में ही है। अगर डिफरेंट फोर्सेस गवर्न करते हैं किसी एक सिस्टम्स को तो उसके जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कुछ तो चेंज हो जाते हैं और कुछ रिमेन्स अनचेंज्ड। कुछ जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर है, ऑफ फिजिकल लॉ। तो अगर आपका देखेंगे कि सेवरल क्वांटिटीज may change according to conditions with respect to time। टाइम के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं, बट सम रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन कुछ जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ये फिजिकल लॉ का फर्स्ट नेचर है जो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम नेचर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट नेचर यही है कि सेवरल क्वांटिटीज गवर्न्ड बाय नेचुरल फोर्सेस में चेंज ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो अनचेंज्ड होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं। तो ये फर्स्ट नेचर था। सेकंड नेचर की अगर हम बात करें फिजिकल लॉ के, तो जैसा कि हमें पता है कि सेकंड नेचर में कंजर्वेशन ऑफ मास। आप जैसा कि जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये ना तो पैदा किया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है।
इसका मतलब ये है कि फिजिकल जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड होते हैं। इसका मतलब कि इनका जो नेचर होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब यह है कि एनर्जी को ना तो लॉस किया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एनर्जी लेते हैं या एक बाइक एनर्जी लेती है। बाइक में एनर्जी के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। उसमें सीएनजी गैस फ्यूल के रूप में लिया जाता है, पेट्रोल लिया जाता है, और जो ह्यूमन बींग होता है अपने एनर्जी के लिए फूड वगैरह लेते हैं। तो ये जो एनर्जी होते हैं वो एक्चुअली आप देखेंगे कि एक सोर्स से होत के आते हैं और एक सोर्स में जाके वो मिल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो आपके फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, जो खुद खाना बनाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। और वो पौधे वो होते हैं जो ग्रीन लीफ के होते हैं, हरे पत्ते के होते हैं, और जो रेड या अदर लीफ के होते हैं वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी दूसरे पौधे पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इस तरीके से वो खाना जो बचा होता है उसको अपने टहनियों और फलों में स्टोर करते हैं, जिससे जानवर और आदमी खा के एनर्जेटिक होता है। और लास्ट में फिर जब आदमी का डेथ होता है तो उसको जो डिकम्पोजर होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, वो फिर मिट्टी में एनर्जी को मिला देते हैं और फिर वहीं से वो एनर्जी पेड़ पौधों में फिर एक साइकिल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बाल को उठाए और उसको हमने फेंका, तो फेंकने का मतलब ये है कि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाल में चला गया, और जैसे ही जाके वो अर्थ पर या किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा वो एनर्जी किसी एक फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाएगी, यानी वो उसको दे देगा। अगर एनर्जी को वो दे देता है तो फिर वो अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाता है, यानी उसका मूवमेंट नहीं होगा, वो जंप नहीं करेगा, कहीं जाके रुक जाएगा। और रुकेगा तभी जब उसकी पूरी एनर्जी जो हमने अपने हाथों के द्वारा उसको दिया था वो लॉस हो जाए। तब तक वो चलता रहेगा, या किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो बैक भी हो सकता है, तो कुछ एनर्जी वहाँ पर देगा, कुछ बैक होने के बाद देगा। उस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब ये कि हम जो टोटल एनर्जी सम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो एनर्जी लॉस नहीं होती, कहीं ना कहीं वो जाके अब्जॉर्ब होती है और वो जाके रिमेंस होती है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तीसरा जो नेचर ऑफ लॉ में है वो आपका है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तीसरा लॉ आपका है कंजर्वेशन ऑफ मास का। मास में भी वही एक थ्योरी लगती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसके जो फॉर्म होते हैं, जो उसके रूप होते हैं, वही चेंज किए जा सकते हैं। मास को एनर्जी में एंड एनर्जी को मास में कन्वर्जन किया जा सकता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पर देखने की बात है कि जो नेचर है फिजिकल लॉ का तीसरा, वो ये कि कंजर्वेशन ऑफ मास में बिलीव करता है। इसका मतलब ये सिस्टम्स जो होता है वो सोचने के लिए मजबूर होता है। जैसे मान लीजिए कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने पोजीशन पे ही रहता है। हमने एक साइकिल चलाया और साइकिल चला के छोड़ दिया तो उस साइकिल को चलते रहना चाहिए था, आखिर वो क्यों रुक जाता है? पंखे को चलाया, पंखे जब चलने लगते हैं तो हमें स्विच ऑफ करने के बाद वो पंखे चलते रहने चाहिए, आखिर वो क्यों रुक जाता है? या तो फिर ये हमारा जो प्रिंसिपल है, ये लॉ है, ये हमारा जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग है, या फिर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर काम कर रही हैं जहाँ पर हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन्स लॉ गलत नहीं, बल्कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आखिर में वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो फाइन को रोकते हैं या फिर वो चलती हुई साइकिल को या मोटरसाइकिल को रोक देते हैं। इस तरीके से आप ये 3 पॉइंट्स को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या फिर आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। आइए फोर्थ पॉइंट में चलते हैं और फिर देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ फिजिकल लॉ का क्या है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्थ पॉइंट में ये देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस में आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं और उसके तरफ एक ट्रांस घूमते रहते हैं जो किसी एक एटम का एग्जिस्टेंस बनाते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका एटम हो गया। इस तरीके से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मिल के जो सब्सटेंस बनते हैं, ठीक उसी तरीके से एटम्स में भी फोर्सेस होते हैं जो एक एटम दूसरे एटम से मिल के मॉलिक्यूल बनाता है। और मॉलिक्यूल जैसा कि बताया गया है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है उस सब्सटेंस का जो हर एक प्रॉपर्टी को कंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ वो जो फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को बाइंडिंग किए होते हैं। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जैसा कि बाइंडिंग जो एनर्जी है, वो एनर्जी जब भी रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पर रिएक्टिंग एनर्जी जो सब्सटेंस के हैं, अगर ये लेस होता है प्रोडक्ट एनर्जी से अगर लेस होगा, तब आप ये देखेंगे कि जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में सामने आते हैं, यानी वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है रिएक्टिंग सब्सटेंस के या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वो एनर्जी दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे में बांधे होता है, उसे बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H2O आपका है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बंधे हुए हैं और जितने फोर्स या जितने एनर्जी से बंधे हुए हैं, या हम ये कहें कि इन दोनों को अलग करने के लिए जितने हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, इसका मतलब कि H2+O ये रिएक्टिंग एनर्जी है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी कम होते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स ये सब्सटेंस लिख सकते हैं कि एनर्जी अगर अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एनर्जी हीट के रूप में मिलती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर जो बाइंडिंग थी उसको अधिक ज़रूरत थी एनर्जी के लिए, तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पर ये कम था, तो जब जाके ये बॉन्ड होते हैं, आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो इसके पास जो कुछ एनर्जी बचती है वो रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में, जिसे हमें हीट फील होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक एनर्जी। आप जानते हैं कि लाइमस्टोन जो है, चूने का पत्थर में अगर वाटर में डाला जाता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं, यानी हीट उत्पन्न होती है, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है कहीं लॉस नहीं होती। अगर यहाँ पर ज़रूरत कम है तो एनर्जी वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इस तरीके से आपका ये देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल के अंडर में आता है। और जो छठा हमारा नेचर है फिजिकल लॉ का, वो ये कि आप न्यूक्लियर प्रोसेस में देखे होंगे कि जो यूरेनियम होता है उसको और एक इलेक्ट्रॉन से टकराए तो वो न्यूक्लियर टूटने लगता है और उस तरीके से एनर्जी को क्रिएट करता है। इसका मतलब वहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में भी कन्वर्जन किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आज लाइट को जनरेट करने के लिए हमारे पास कई अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन हमारा न्यूक्लियर पावर खुद है, जिसके पास यूरेनियम है एंड टेक्नोलॉजी है, और जो सिक्योरली उसको
उसका प्रोसेस कर लेता है, यानी यूरेनियम के मास को कन्वर्जन किया जाता है एनर्जी यानी हीट में, और उस हीट का प्रयोग फिर लाइट को बनाने में किया जाता है। और वही हीट का प्रयोग एटम बम में भी किया जाता है कि जब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के एटम से जैसे टकराता है वैसे वहाँ पर न्यूक्लियस का टूटना जारी हो जाता है, और इस तरीके से हीट इतना जनरेट होती है कि बहुत ज़्यादा एरिया, वाइड रेंज ऑफ एरियाज को वो पूरी तरीके से राख कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे एटम बम भी बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो मास है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये आपका फिजिकल लॉ का छठा रूल था। और सातवें रूल में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, न्यूक्लियर प्रोसेस की, इसमें जो मास है एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए आइंस्टीन ने जो फार्मूला दिया था, एनर्जी आपको चाहिए तो mc², जहाँ पर इट इज अ मास ऑफ सब्सटेंस एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है c होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जितना मास को रखेंगे उतना एनर्जी हमारा निकलता चला जाएगा। आगे चलते हैं और सातवें रूल की तरफ, और वहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेवेंथ नेचर है वो ये कि कुछ जो हमारे फिजिकल्स होते हैं, फिजिकल्स एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस आते हैं, या जो हमारे लॉ आते हैं, अगर सेम कंडीशंस उनको अब दिया जाए तो उनका रिजल्ट सेम होता है। यानी जिस इक्विपमेंट के साथ में टेम्परेचर से लेते हुए, प्रेशर से लेते हुए, अकॉर्डिंग टू ऑल द कंडीशंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रीवियस डेज, जो प्रीवियस डेज में रिक्वायर्ड था वो आज भी उसको अगर दिया जाए तो जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन आता है, जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। तो ये सातवां नेचर था। इस तरीके से हम लोग जानने की कोशिश किए नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। यहाँ पर हम बहुत कुछ ज़्यादा डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इसको कम टाइम में कवर करने की हमने कोशिश की। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।